आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अमेरिकी राजनीति के उस खतरनाक मोड़ की बात की गई है जहाँ कानून और नैतिकता को खुलेआम सत्ता और सौदेबाजी के लिए कुर्बान किया जा रहा है। लेख की ओपनिंग इसी चिंता से होती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टेक्सास के डेमोक्रेट सांसद हेनरी क्विलेर को दिया गया ताजा राष्ट्रपति क्षमादान सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि कानून के राज पर सीधा हमला है। क्विलेर पर विदेशी हितों से रिश्वत लेने के गंभीर आरोप थे और वो मुकदमे का सामना करने वाले थे। लेकिन ट्रंप ने ये कहते हुए उन्हें माफ कर दिया कि वो उनसे राजनीतिक वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं। लेख के लेखक जो खुद पूर्व संघीय अभियोजक रह चुके हैं, इसे एक बेशर्म और खतरनाक मिसाल बताते हैं। लेख का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है, इस पूरे मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी का रवैया भी सवालों के घेरे में है। हाउस में डेमोक्रेट्स के नेता हकीम जैफरीज ने न सिर्फ इस क्षमादान का स्वागत किया, बल्कि क्वेलर के खिलाफ दायर मुकदमे को कमजोर बताकर न्यायिक प्रक्रिया की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। लेख कहता है, यह कोई मामूली आरोप नहीं था। 54 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट में क्वेलर पर करीब $6 लाख की रिश्वत लेने और अमेरिकी नीतियों को विदेशी ताकतों के पक्ष में मोड़ने के आरोप थे। अगर ये आरोप सही होते तो ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। लेख का तर्क है, ट्रंप और जेफरीज दोनों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश और लोकतंत्र को पीछे रख दिया। ट्रंप ने क्षमादान को सौदे का हथियार बना दिया और जेफरीज ने एक सीट बचाने के लिए उसी सौदे को जायज ठहराने में मदद की। इससे जनता को यह संदेश जाता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं। लेख चेतावनी देता है कि जब नागरिक ये मानने लगते हैं कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्ट हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। लोग चुनाव, न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन से भरोसा खो बैठते हैं। अंत में लेख साफ कहता है कि ट्रंप की भ्रष्ट सौदेबाजी की राजनीति का जवाब उसी भाषा में नहीं, बल्कि सिद्धांतों में दिया जाना चाहिए। दोनों दलों को मिलकर ये दिखाना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर क्यूलर के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं, तो हाउस को उन्हें निष्कासित करना चाहिए। और सबसे अहम बात, मतदाताओं को भी तय करना होगा कि वो किसी भी पार्टी के हों, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन की कला दुनिया में आए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव की चर्चा है, जहां लंबे समय से मौजूद एक अदृश्य दीवार आखिरकार टूटी है। लेख बताता है कि टर्नर प्राइज के इतिहास में पहली बार किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से वाली कलाकार ने नैना कालू को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ग्लासगो में जन्मी कालू अपने रंग बिरंगे कोकून जैसे शिल्पों और घुमावदार ड्राइंग्स के लिए जानी जाती है, जो वीएचएस टेप, क्लिंग फिल्म और फेंकी हुई सामग्रियों से बनाई जाती है। वो ऑटिस्टिक हैं और बहुत कम बोल पाती हैं, लेकिन उनका काम खुद बोलता है। उनके सहयोगी ने इसे एक जिद्दी कांच की छत के टूटने जैसा बताया और अखबार मानता है ये सिर्फ एक कलाकार की जीत नहीं, बल्कि पूरी कला व्यवस्था के लिए एक प्रतीकात्मक पल है। लेख समझाता है ये जीत अचानक नहीं हुई। पिछले 5 वर्षों में ब्रिटेन की कला दुनिया में धीरे धीरे बढ़ी समावेशिता का नतीजा है। महामारी के बाद कला संस्थानों ने अपने मकसद पर दोबारा सोचना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि न्यूरो डाइवर्जेंट, दृष्टिबाधित, बधिर और दिव्यांग कलाकारों को ज्यादा जगह मिलने लगी। प्रदर्शनियां, संग्रहालयों पर एक दिवसीय टेक ओवर और दिव्यांग क्यूरेटरों के लिए रेजिडेंसी जैसे प्रयोग सामने आए। इस साल का टर्नर प्राइज इस पूरी मेहनत को मुख्य धारा में ले आया। संपादकीय उन आलोचकों को भी जवाब देता है जो कहते हैं कि कालू को पुरस्कार कला के बजाय सहानुभूति के आधार पर दिया गया। द गार्जियन साफ कहता है कि हर कला किसी न किसी रूप में कलाकार की पहचान से जुड़ी होती है। कालू का काम देखने और महसूस करने की चीज है। वो हमें अलग तरह से देखने और सोचने की चुनौती देता है, और यही कला का असली काम है।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख में दिल्ली की जहरीली हवा के मौजूदा संकट को सामने रखकर एक सीधा और व्यवहारिक सवाल उठाया गया है। क्या भारत, खासकर नई दिल्ली, चीन के अनुभव से कुछ ठोस सीख ले सकता है? लेख बताता है, हर सर्दी में दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध और स्मॉग इस कदर बढ़ जाते हैं कि AQI 400 से 500 तक पहुंच जाता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। पटाखे, पराली जलाना, भारी ट्रैफिक, निर्माण कार्य, सड़क की धूल और कोयले बायोमास से जलने वाली ऊर्जा, ये सब मिलकर संकट को और गहरा देते हैं। ऐसे समय में अल जजीरा चीन के उदाहरण की ओर इशारा करता है, जो कभी दुनिया की स्मॉग कैपिटल कहलाने वाला बीजिंग था, लेकिन आज अपेक्षाकृत साफ हवा वाला शहर बन चुका है। लेख समझाता है कि चीन का बदलाव किसी एक फैसले से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चली सख्त नीतियों, कड़े अमल और केंद्र राज्य स्तर पर बेहतर तालमेल का नतीजा है। 2008 ओलंपिक के दौरान अस्थायी कदमों से शुरुआत हुई और 2013 में एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान के जरिए कोयले से चलने वाले बॉयलर बंद किए गए। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिला। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को शहरों से बाहर किया गया और पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया गया। खास फोकस PM2 पॉइंट जैसे महीन कणों पर रहा, जो सीधे फेफड़ों और खून में पहुंचते हैं। नतीजा ये हुआ कि बीजिंग में PM2 2.5 का स्तर लगातार गिरता गया और आर्थिक विकास के बावजूद हवा साफ होती चली गई। अल जजीरा का तर्क है, भारत के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि साफ हवा और आर्थिक विकास एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। चीन ने दिखाया है, अगर नीतियां स्पष्ट हों, अमल सख्त हो, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश किया जाए और राज्यों के बीच समन्वय हो, तो हालात बदले जा सकते हैं। लेख अंत में कहता है, दिल्ली और भारत को अब आधे अधूरे उपायों से आगे बढ़कर चीन की क्लीन एयर प्लेबुक से सबक लेना होगा, वरना हर सर्दी में यही संकट दोहराता रहेगा। BBC में प्रकाशित लेख में बांग्लादेश के आगामी संसदीय चुनावों को लेकर उत्सुकता के साथ गहरी चिंताएं भी सामने रखी गई हैं। लेख बताता है, 12 फरवरी को होने वाला यह चुनाव कई मायनों में असाधारण है, क्योंकि ये छात्र आंदोलन के बाद पहली बार हो रहा है जिसने लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना को हटाया था। खास बात यह है, इसी दिन संसदीय चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए जनमत संग्रह भी होगा। यानी मतदाता एक ही दिन संसद के लिए वोट देंगे और साथ ही देश की राजनीति व संस्थागत ढांचे में सुधार से जुड़े सवालों पर हाँ या ना कहेंगे। BBC हिंदी का लेख साफ करता है कि कार्यक्रम की घोषणा से अनिश्चितता तो घटी है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। लेख के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती है एक ही दिन 2 तरह की वोटिंग कराना और उसकी निष्पक्ष समयबद्ध गिनती सुनिश्चित करना। अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ मतदाता वोट डाल सकते हैं, जिससे जनमत संग्रह समेत कुल 20 करोड़ मतों की गिनती करनी होगी। बांग्लादेश में पहले भी मतगणना में देरी से तनाव और हिंसा के हालात बने हैं, इसलिए ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इसके साथ मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं सीमित समय में 2 मतपत्रों पर वोट डालना, बूथों पर भीड़ और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बड़ी चिंता है। लेख आगे कानून व्यवस्था, सेना की तैनाती, राजनीतिक दलों पर नियंत्रण और सोशल मीडिया और AI के इस्तेमाल को भी गंभीर चुनौती के रूप में देखता है। आयोग ने आचार संहिता तो बनाई है, लेकिन सवाल यह है कि गलत सूचना, नफरत फैलाने वाले कंटेंट और AI से बने भ्रामक प्रचार पर निगरानी कैसे होगी। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है, बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ मतदान की परीक्षा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भरोसे, संस्थागत क्षमता और राजनीतिक धैर्य की भी बड़ी कसौटी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,